नहीं, तो इतने पिछले 6 साल से हमारी पूरी जो टीम है, क्या उन्होंने फिर वो टाइम गवाया, वो यूजफुल नहीं था? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पिछले 6 साल में हम हमारी अभी जो टीम आपके साथ काम कर रही है वो, और पिछले 20 साल से मैं और मेरी मेरी जो दूसरी टीम है, हम सभी लोगों ने जो काम किया है वो एक बहुत मजबूत ऐसे फाउंडेशन तैयार करने का काम किया है। और ये फाउंडेशन बहुत जरूरी है जब आपको एक बहुत ऊंची बड़ी इमारत तैयार करनी है। आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है एप्पल, क्या आपको पता है कि पहले 17 साल एप्पल ने 1 रुपया भी कमाया नहीं था? जो अमेजॉन, जो दुनिया की ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है, पहले 8 साल ये ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन, उसको जरा भी प्रॉफिट नहीं था। उन्होंने तो शुरुआत की किताबी बिजनेस। ये जो टेस्ला कंपनी है, जिसके मालिक अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, उन्होंने भी पहले 16 साल सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की इस टेक्नोलॉजी पे, और इसी फाउंडेशन के ऊपर आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। और यही काम, यही होने वाला है एमसीएल के साथ। आज आपने और आप सभी ने मिलकर जो फाउंडेशन, जो फैमिली, जो सब कुछ बनाया है, उसके बिना पर हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का निर्माण करने वाले हैं और अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाले हैं। और इसी पर्व में, इसी बिजनेस के पर्व में फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पर्व का नाम मैंने एक दूसरा भी रखा है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यानी जो चीजें हमने सोची है, जो प्लानिंग हमने की है, उसको अभी करके दिखाना। तो शुरुआत होती है प्रोजेक्ट्स के साथ। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो है एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट। और हमारे पूरे बिजनेस मॉडल में जो लक्ष्य हमने रखा है, इकोनॉमी का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट्स का, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अगर कोई है तो वो है एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट। इसके ऊपर ही हम लोग ये सब बिल्ड करने वाले हैं। आज इस प्रोजेक्ट के जो हमारी पहली बैच है, लगभग 235 कंपनियां हैं जो इसमें एलिजिबल या पात्र हुई है। उसमें से लगभग 44 कंपनीज है जो जिन्होंने परमिशन ली है और जहां हमने प्रोजेक्ट्स का काम शुरू किया है, और फेज 1 के उनकी सब एक्टिविटीज चालू है। उसमें से 15 कंपनियां ऐसी है कि जहां फेज 2 के लिए काम के लिए हमने शुरुआत की है। लेकिन इस 15 कंपनियों में से 5 कंपनियां ऐसी है कि जिनका फेज 1 की जो एक्टिविटीज है वो अभी भी चल रही है। इसकी वजह से बची हुई जो 10 कंपनियां हैं उनका काम अभी इस हफ्ते हमने शुरू किया है, फेज 2 का। दोस्तों, इसके अलावा हम और एक प्रोजेक्ट की घोषणा हमने इस अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन दिन के ऊपर की, 10 अगस्त को की। और वो नए प्रकल्प का नाम है एमसीएल बायोकोल प्रोजेक्ट, एमकोल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से डेडिकेटेड है हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए। जो 10,000 15,000 किसान लोग आपने तैयार किए हैं अपने हमारे गांव में, तहसीलों में, और जो वादे, जो कमिटमेंट्स हमने उनके लिए किए, बस उनके लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा कि 5 ऐसी कंपनियां हैं हमारे एमसीएल परिवार में कि जिन्होंने इसके लिए जो क्राइटेरिया वो पूरा किया, और उस 5 कंपनी को कंपनी के लोकेशन पर अभी हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है दोस्तों। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज ये जो आंकड़ा है ये 5 से बढ़कर 13 बन चुका है। आज हमारे बीच में 8 ऐसी नई कंपनियां हैं जो इसमें शामिल हुई है, जिन्होंने ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा किया है। और मैं हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आप सभी लोग इनका बहुत ज्यादा अभिनंदन कीजिए। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा स्वामी वेंकटेश्वरा बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का, जिनके प्रमोटर है सागर पवार। तहसील है बाबलेश्वर, डिस्ट्रिक्ट है विजयपुरा, और स्टेट है कर्नाटका। दूसरे हैं विश्वेश्वरैया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, नूतन केवटे, प्रमोटर उनका नाम है। तहसील का नाम है नीडगुंडी, जिला है बीजापुर, और स्टेट है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। आगे की जो कंपनी है वो कुरुगोडू बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके प्रमोटर का नाम है रसूल शेख साहब, जिनके तहसील का नाम है कुरुगोडू, जिले का नाम है बेल्लारी, और राज्य है कर्नाटक। आपका भी अभिनंदन। आगे है रायता वरुक्षा
रायता, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मुझे प्लीज माफ करना, लेकिन रायता वरुक्षा बायोग्रीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है छाया देवी केसी, तहसील का नाम है सिरा, जिला है तुमकुर, और राज्य है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। अगले है सदगुरु श्री स्वामी समर्थ क्लीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है सरिता पवार, जिनके तहसील का नाम है मुद्दे बिहार, जिले का नाम है विजयपुरा, और राज्य है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। आगे की जो कंपनी है उनका नाम है निसर्ग प्रिया बायोफिल्स मुढोल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है सीताबाई पाटिल, तहसील है मुढोल, जिला है बागलकोट, और राज्य है कर्नाटका। आपका भी अभिनंदन। आगे की जो कंपनी वो प्रार्थना ओम बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटर का नाम है किरण कट्टीमनी, तहसील का नाम है बदामी, जिले का नाम है बागलकोट, और राज्य है कर्नाटका। आगे की जो कंपनी है वो है चंदना बायोस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके प्रमोटर का नाम है बी वासु नाइक, तहसील है मूडबिद्री, जिला है दक्षिण कन्नड़ा, और राज्य है कर्नाटक। दोस्तों, आप सभी का एमसीएल परिवार की तरफ से, मेरी ओर से सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मुझे पता है जब आपने काम किया होगा तो आपके साथ सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी टीम होगी अपने तहसील की, और वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। तो मैं हमारे पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आगे का जो आपका सफर है, आगे का जो भविष्य है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस एग्जीक्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है वो समझने पड़ेंगे। अभी आज हम देख रहे हैं कि दो तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है एमसीएल बायोफिल स्टेट प्रोजेक्ट, दूसरा है एमकोल प्रोजेक्ट, एमसीएल बायोकोल प्रोजेक्ट। लेकिन इन दोनों का जो एग्जीक्यूशन है वो दोनों बहुत ही अलग है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमसीएल बायोफिल स्टेट प्रोजेक्ट जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया का एक यूनिक ऐसा प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, ये एमसीएल बायोफिल स्टेट प्रोजेक्ट। आज 3 सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। पहला है ईंधन, जैव ईंधन। तो ये जैव ईंधन की अगर बात करें तो सिर्फ हम लोग एमसीएनजी नहीं बनाएंगे, तो हम लोग हर चूल्हे में, हर घर में या किचन में जा सकता है, हर कुकिंग गैस को रिप्लेस कर सकता है, ऐसे कुकिंग गैस भी बनाएंगे। उसके अलावा जिससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का भी निर्माण हम लोग करेंगे, जिसे हम एम पावर कहेंगे, और इसके लिए भी ईंधन हम लोग बनाएंगे। कोई भी इंडस्ट्री हो हमारे तहसील में, हमारे देश में, उस इंडस्ट्री को जो ईंधन लगता है उस ईंधन का भी निर्माण हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन ये तो हुआ ईंधन के बारे में। दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो कहां से आएगा, तो इस प्रोजेक्ट से आएगा। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं, ऑर्गेनिक ये सॉइल कंडीशनर है। बहुत जल्दी ये आपकी जो कैंसरस जो हमारी जमीन है उसको बहुत जल्दी ऑर्गेनिक कर सकता है, ऐसे तत्व इसमें है। और जब हम इससे खेती करेंगे, जब उससे वो आलू, वो प्याज, वो टमाटर, वो गेहूं, वो चावल निकलेंगे, उससे जो पदार्थ हम लोग बनाएंगे, प्रोडक्ट्स हम लोग बनाएंगे, दोस्तों उसके लिए तो पूरी दुनिया का मार्केट है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बेचा जाता है, जो सेक्टर है वो है फूड का सेक्टर। सॉरी, आज जरा खांसी है मुझे, कल से चल हुई, तो प्रवास में ऐसा होता है, तो जर्नी में थोड़ा सा। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का जो पोटेंशियल है वो इससे शुरू होने वाला है। और तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का सेक्टर, जिसमें हमें ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है उसको 100% रिप्लेस करना है। लेकिन कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हम एग्रीकल्चर या हमारे खेतों में तैयार नहीं कर सकते, उसको इमीडिएटली उसको रिप्लेसमेंट हमें देखनी पड़ेगी, जो रिप्लेसमेंट कार्बन न्यूट्रल हो। और कहां से बनाएंगे हम लोग प्रोजेक्ट, ये बनाएंगे मिथेनॉल से। और मिथेनॉल कैसे बनता है, तो मिथेनॉल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से।
कहां से आएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा इस एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट से। तो इस एमसीएल को लेके जो विजन और मिशन हमने रखा है, देश को जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो हमने रखा है, उसकी बुनियाद है ये एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट, कि जिसके बेस पे हम वो रेवेन्यू का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को लेके कई सारी परमिशन है, कई सारी चीजें हैं, और ये यूनिक ऐसा प्रोजेक्ट, हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट का काम किसी भी वजह से रुक जाए आपके हर तहसील में। इसलिए हम पूरी परमिशन लेके जो कुछ चीजें लगती है वो सभी जरूरी परमिशन सब लेके ही हम लोग इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दुनिया में ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसको हमें बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जब एम कोल प्रोजेक्ट की बात आती है तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमने 100% सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए तैयार किया है। आज हमने तहसीलों में, गांव में हर किसानों को एक वादा किया है, एक कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस किया है कि दोस्तों कि आप ये नेपियर घास लगाएंगे, लगाइए, हम लेंगे उनसे, और आपका इनकम हम लोग बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, एक अच्छा इनकम देंगे। अभी वो नेपियर घास लेके हम लोग क्या करेंगे, हमारी जिम्मेदारी। हम सीएनजी तैयार करें, कोल तैयार करें, बाकी कुछ भी करें, वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन जो वादा हमने किया है उसको निभाना, ये हमारे फैमिली की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां उस तहसील में, उस गांव में लोगों को पैसे कमा के देना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अच्छी बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत सारी एक थोड़ा सा इनकम हम सबको भी, हमारी पूरी फैमिली को भी मिलने वाला। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है, वो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन बहुत ही अलग तरीके से होगा। वो वैसे नहीं होगा जैसे आप अभी सोच रहे हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या, मैं आपको बोलता हूं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि हमें बिजनेस साइकिल को एस्टेब्लिश करना है। अभी बिजनेस साइकिल को एस्टेब्लिश करना यानी क्या? तो बिजनेस साइकिल का मतलब है रॉ मटेरियल तैयार होता है, वो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब लॉजिस्टिक वगैरह होके फैक्ट्री में आता है, वहां से वस्तु का उत्पादन होता है। वो वस्तु फिर उस स्पेसिफिकेशन के साथ, स्टैंडर्ड के साथ वो हम लोग मार्केट में लाते हैं, उसका प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और फाइनली वो चीज हम कस्टमर को देते हैं विद सर्विस। और वो देने के बाद जब उससे रेवेन्यू प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है, तो फिर उसमें सब में बांटा जाता है। इसको कहेंगे हम बिजनेस साइकिल। अभी इस बिजनेस साइकिल का प्रॉपर एस्टैब्लिश करना, इसको एस्टैब्लिशमेंट करना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो हम इस एम कोल प्रोजेक्ट के साथ करने वाले हैं। और यही लक्ष्य है हमारी इस एम कोल प्रोजेक्ट्स का। और इसलिए जो भी जरूरतें होंगी, जो भी चीजें हमें इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए लगेगी, वो सभी जरूरतों के लिए, चीजों के लिए हम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल रहेंगे। आप जैसा सोच रहे हैं कि एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट जैसा ही एमकोल का प्रोजेक्ट लगेगा, तो वैसा नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी जरूरतें हैं, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग अपने तहसील में, कौन सी अलग अलग चीजें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं कि जिसकी वजह से जल्द हम लोग एक प्रोजेक्ट लगाए, जल्द से जल्द वो वस्तु का उत्पादन करे, प्रोडक्ट्स का उत्पादन करे और मार्केट में बेचे। तो इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स करके हम लोग थिंकिंग करेंगे, और इससे हर तहसील में जो अलग अलग उसकी जो परिस्थिति होगी, उसमें हम लोग सोल्यूशन तैयार करेंगे दोस्तों। लेकिन इस बायोकोल की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो बायोगैस जैसी है। अगर इस बायोकोल सेक्टर की हम लोग बात करें, तो जिस तरह ये बायोगैस सेक्टर की जो कहानी है, सेम कहानी इस बायोकोल की है। बायोगैस में हमने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बायोगैस प्लांट लगा, अगर किसी देश में लगे हैं तो वो है भारत। भारत पहला ऐसा देश है कि जिसने इस बायोगैस के ऊपर पॉलिसी तैयार की 1983 में, जब किसी को कुछ पता नहीं था दुनिया में। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांट, ऑलमोस्ट 45 लाख बायोगैस प्लांट ऑन पेपर लगे, ऑन पेपर। लेकिन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग ऑयल एंड गैस में, हमको पता है। उसी तरह बायोकोल का है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा बायोमास बेस्ड बायोकोल या बायोमास ब्रिकेट्स, पिलेट्स, ये तैयार करने वाले कारखाने अगर सबसे ज्यादा किसी देश में है तो वो हमारे देश में। और लेकिन अगर आप देखोगे कि कोयला, जो कोयला हम लोग तैयार करते हैं, कोयला निर्मित में
और कोयले का उपयोग करने में भी भारत बहुत आगे है। हम दूसरे स्थान पे हैं। चाइना के बाद सबसे ज्यादा कोयला का निर्माण हम लोग करते हैं। 70% कोयला हम अपनी खदानों से तैयार करते हैं, 30% कोयला हम लोग बाहर से मंगाते हैं। लेकिन इतने सारे जो बायोमास बेस्ड पिलेट्स है वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। कितना बनाते हैं ये बायोमास बेस्ड जो पिलेट्स, ब्रिकेट्स है, सब कुछ, तो वो उसके कंपैरिजन होगी, कोयला के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, पर्सपेक्टिव, इस सेक्टर को देखने का लोगों का नजरिया जो है वो सेम वैसे ही है जो बायोगैस में है। बायोगैस प्लांट क्यों बने, क्यों, उसके उसके तरफ देखने का क्या नजरिया है लोगों का, सबका। बायोगैस इसलिए बने कि जो हमारा कचरा है उसका व्यवस्थापन, जो गीला कचरा है वो किसी ना किसी तरह से वो उसका व्यवस्थापन हो, रिसाइकल हो, बस ईंधन की तरफ से नहीं कोई देख रहा। वैसे ही सेम हो रहा है बायोकोल के बारे में। आज हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। 55 से लेकर 60% लोग आज भी हमारे कृषि में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है इतने सारे बड़े लेवल पर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसी की वजह से हम लोग इतने दिन तक नंबर 1 इकोनॉमी थे। तो कृषि प्रधान देश में जब फसल लेते हैं तो जब वो कचरा उससे निकलता है, एग्रीकल्चर वेस्ट तैयार होता है, उसकी वजह से ये बायोमास बेस्ड पावर बने, बायोमास बेस्ड ये जो प्रोजेक्ट्स है ये बने हुए हैं। आप देखोगे तो ये गेहूं का कचरा, चावल का कचरा, किसी और का कचरा, सब प्रोजेक्ट इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये एग्रीकल्चर वेस्ट को उसकी व्यवस्थापन करने के लिए लगे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बोलता हूं कि अभी कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भारत में तैयार हो रहे हैं। इसमें क्यों तैयार हो रहे हैं? क्योंकि जो पराली लोग जला रहे हैं वो न जलाए, उस पराली का व्यवस्थापन हो, इसलिए पराली का व्यवस्थापन करने के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों इसका जो स्केल अगर आप देखोगे ना, ये स्केल बहुत ही कम है। यानी जो कोयले का बिजनेस है उसके कंपैरिजन में स्केल कुछ है ही नहीं। और दूसरा साइक्लिकल नेचर, यानी आप अगर आपके यहाँ चावल की खेती हो रही है तो चावल से जो हस निकलता है वो साल में 3-4 महीना मिलेगा। तो 3-4 महीना वो प्लांट चलता है, बाद में नहीं चलता। कुछ अभी प्लांट ऐसे तैयार हो रहे हैं कि जो सेंट्रलाइज होते हैं और यहाँ से वहां से कचरा लेते हैं कि चावल का लिया, सोयाबीन का लिया, ऐसा लिया और वो चल रहे हैं। लेकिन ऐसे ही इसी तत्वों के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो स्केल भी कम है और ये साइक्लिकल नेचर, कंटिन्यूस चलने वाली इंडस्ट्री जिसपे पूरी तरह से हम लोग डिपेंड होकर कुछ बिजनेस करें और कोई कॉर्पोरेट इसके बारे में सोचे, इस तरीके से काम इसमें नहीं हो रहा। दूसरा, ये जो हम लोग अभी बना रहे हैं बायोमास के पिलेट्स, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये 100% वैसे देखा जाए तो कोल को रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसे कहते हैं टोरिफैक्शन। वो प्रोसीजर करने के बाद ये कोयला पूरे 100% कोयला बन जाता है। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको मिलता है ना, वैसे सेम कोयला बन जाता है जो आप देख रहे हैं अभी इस पिक्चर में। अभी क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी अभी जस्ट विकसित हुई है। अभी पूरी दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनीज, उनका सेक्टर। कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो कंपनियां माल तैयार करके बेचना, उसमें काम नहीं करती, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप करे। पूरा पैसा, पूरा जो कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें डालती है और एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो वो इनिशियली ये टेक्नोलॉजी इतने महंगे दामों पे बेचती है कि उनका पूरा खर्चा आगे के 6 महीनों में चला आता है। और उनकी इक्विपमेंट बेचती है, वो टेक्नोलॉजी बेचती है और उसके बाद अगर कुछ उनके नाम पे कुछ पेटेंट है, वो पेटेंट का पैसा भी उनको फिर आगे के 10, 15, 20 साल मिलता रहता है। तो ऐसी दुनिया में अभी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट बायोकोल के लगे हुए जो आप देख सकते हैं, टोरिफैक्शन के। ये ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जो आप अभी देख रहे हैं जो यूरोप में लगा हुआ है दोस्तों। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो ये क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, अगर आप देखोगे इस वीडियो में, तो जंगल से लकड़ी लेके आएंगे, सब करेंगे, यानी कुछ वो सिर्फ दिखाने के लिए आप कि ये हो सकता है। दूसरा, इसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो बायोमास बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो अगर आप बोल सकते हैं कि 3-4-5 करोड़ में लग सकता है, जिस कैपेसिटी का प्रोजेक्ट, उसी कैपेसिटी का अगर टोरिफैक्शन आप लेने जाओगे तो 40-50 करोड़ के, यानी कम से कम 30 करोड़ से टोरिफैक्शन सेम क्वालिटी का तैयार होता है। तो मुझे आप बताइए, यानी आपका जो प्लांट अभी 5 करोड़ में लग रहा है, वहां अगर 40 करोड़ का आपने टोरिफैक्शन लगाया तो कैसी फिजिबिलिटी आएगी?
ये लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि उनको वो पूरा जो रॉ मटेरियल है वो एकदम फ्री है ना, कचरा है। लेकिन उससे भी ज्यादा आज की तारीख में जो भी ये प्रोजेक्ट ऐसे लग रहे हैं ना, वो एज अ सीएसआर करके लग रहे हैं। सीएसआर है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उससे पैसा कमाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाना कि हम लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए। आज हमारे देश में सबसे बड़ा जो प्लांट लगा हुआ है ऐसे सेम 100% इंपोर्टेड प्लांट, वो हरियाणा में। और वो प्लांट क्या करता है, कोयला तैयार कर रहा है और एनटीपीसी को दे रहा है। जो भी कंपनियां भी कोल बेस्ड पावर में काम करती है, उनके लिए ये 40, 50, 100, 200 करोड़ कुछ नहीं है। एक आध दूसरा प्लांट लगाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे, देखो हमने पेरिस एग्रीमेंट को जैसे जो साइन किया था उस तरीके से काम कर रहे हैं, देखो हम लोग कोयला भी तैयार कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई लेना देना है नहीं, तो उससे पैसा कमाएंगे क्या, कुछ नहीं, क्योंकि वो इतने ह्यूज बिजनेसेस करते हैं ये सभी पावर कंपनीज कि उनके लिए 100-200 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता, तो लगाएंगे। और इस तरीके से आज की तारीख में बिजनेस चालू है। मैं जब बोलता हूँ ना आपको कंपटीशन है, और अभी हमने बिजनेस में शुरुआत की है, क्या कंपटीशन होता है इसका ये पहला एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ। सबसे पहला तो आप उसमें घुस ही नहीं सकते, इसे कहते हैं एंट्री बैरियर। कोई भी कंपनी अगर उसमें घुसना चाहे तो कैसे घुसेंगे आप, मुझे बताइए। अगर 50 करोड़ 60 करोड़ का प्लांट लगता है आपका और उसमें फिजिबिलिटी नहीं है, यानी पहले 5 साल तक 7 साल तक आपको फिजिबिलिटी नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने करके रखा है 8-10 साल तक, जब तक उनके पैसे निकल नहीं आते। तो उसमें कौन जाएगा, तो वही जाएगा जिनके पास डीप पॉकेट्स है, बहुत सारे पैसे हैं, जो आराम से राह देख सकते हैं। अगर लेकिन ऐसा कुछ करना होता जो हम लोग कर रहे हैं, तो कितने सारे कॉर्पोरेट ने अभी तक किया होता, उन्होंने नहीं किया। और बाद में इनका पूरा सब, उनकी जो जरूरत है वो पूरी होने के बाद फिर वो लोगों को अलाउ करते हैं धीरे धीरे। तो ये एक तरह का ऐसा कंपटीशन है कि कोई उसमें आए ना। लेकिन हम एमसीएल किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं है दोस्तों। एमसीएल इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो दुनिया ने अभी तक सोचा नहीं है। आप मुझे बताइए, आप बायोगैस के प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में जाके देखिए, कहीं भी जाके देखिए, और हमारे प्रोजेक्ट आके देखिए, कि कहीं भी देखेंगे आप ये बायोगैस के प्रोजेक्ट तो बहुत बड़े बड़े डोम दिखेंगे, एक बड़े बड़े डोम। स्केल की बात कर रहे हैं तो स्केल यानी क्या, बड़ा डोम, भारत में भी प्रदेश में भी। अब इतना बड़ा डोम आप नॉर्थ ईस्ट में कैसे लगाएंगे, आप उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में कैसे लगाएंगे जहां जमीन ही नहीं है, पहाड़ी इलाका है। हमने जिस तरह के ये मॉड्यूल तैयार किए हैं, ये तो हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। और एक जो मॉड्यूल है ना 10 टन का, 10 से 14 टन इनपुट का, वो तो उसके लिए सिर्फ 2 गुंठा जमीन लगती है, 2000 स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से जो एमसीएल ने किया और जिस स्केल में किया है, वो भारत में किसी ने, भारत में नहीं पूरी दुनिया में नहीं किया। और वैसे ही काम करने जा रहे हैं हम लोग कोल के बारे में। कोल के बारे में भी हम लोग जिस तरीके से काम करेंगे, सिस्टमेटिकली काम करेंगे, वो अभी तक किसी ने किया नहीं। दोस्तों हमारा जो विजन है एकदम क्लियर। हमें कुछ दिखा के वगैरह कुछ लोगों को थोड़ा सा पैसा कमाया, आपने कमाया, हमने कमाया, ऐसा नहीं करना है। जो पोटेंशियल है ना हमारे किसानों का, हमारे देश का, हमारा, उसको पूरा करना है। हमारा विजन है कि हमें इस कोयले को 100% रिप्लेस करना है हमारे कोयले के साथ। कैसे करेंगे, और उसी उद्देश्य के साथ हमने प्रोजेक्ट लगाया। कैसे करेंगे, क्या होगा अगर आपने किसी एमसीएल ने किसी कंपनी को टेक्नोलॉजी के लिए ऑर्डर दी, 50 प्रोजेक्ट की ऑर्डर दी, 50 टेक्नोलॉजी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी जो नेक्सस है, ये सभी जो कंपनियां हैं, वो उनको इस तरीके से मजबूर करेगी कि एमसीएल को आगे के 2 साल 3 साल 5 साल वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, भले ही आप पैसे दे दो उनको। कैसे करेंगे आप काम, ऐसे किसके ऊपर डिपेंड होके आप नहीं कर सकते काम दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त एक संस्कृति, एक संस्कार हमें मिला है, और मिला है हमारे बहुत ही भगवान जैसे हमारे शास्त्रज्ञों से। दोस्तों जब देश का हमारा देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए, तब अंग्रेजों ने पूरा इंतजाम किया था कि भारत देश कभी भी आगे ना बढ़े। उन्होंने भारत के टुकड़े किए, जातीय दंगे और धर्म के जो दंगे हैं वो किए, और हमारी तिजोरी बिल्कुल, हमारी इसमें बिल्कुल कुछ पैसा नहीं रखा था। ये अंग्रेज जो भिखारी बन के आए थे 400 साल पहले, उन्होंने जो जाते वक्त पूरा खुद तो मालामाल हो गए और हमें ऐसा करके वो छोड़ गए। लेकिन आजादी के बाद ये जो सेक्टर है
स्पेस का सेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल, और हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन अभी कितना जरूरी है और उसके लिए सैटेलाइट जरूरी होते हैं। तो इसके लिए काम करने का जो बीड़ा, जो संकल्प किया, वो दो शास्त्रज्ञों ने, एक डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये वो दो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने भारत में एक नई संस्कृति को जन्म दी। और जो भी रिसोर्सेज अपने पास है, यानी आप सोच नहीं सकते कि हमने किस तरह से ये स्पेस का जो पूरा सेक्टर है वो डेवलप किया, एंड आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है मिशन मंगल। मिशन मंगल में आपने देखा कि किस तरह से हमने मंगल का जो अभियान है वो इस कॉस्ट में किया है कि जो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते दूसरी दुनिया के साथ। अमेरिका में क्या कॉस्ट है, रशिया में क्या कॉस्ट है, यूरोप में क्या कॉस्ट, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। वैसे और एक मूवी आई है जिसका नाम है रॉकेटरी। वो रॉकेटरी मूवी आप देखिए, वो रॉकेटरी मूवी के जो शास्त्रज्ञ जिनके बेस पे ये मूवी बनी है, जो भी अवेलेबल है ओटीटी पे, वो अभी भी है हमारे साथ। 2019 में उनको पद्मश्री भी मिला है। किस तरीके से काम किया इन्होंने। और ये वो विक्रम साराभाई थे जो हमारे अब्दुल कलाम साहब के गुरु थे, और उन्होंने उस पूरा वो जज्बा, वो संस्कृति तैयार की। और हमने अभी तक हमारे देश में ये संस्कृति अब्दुल कलाम साहब और उनके सभी वो पूरे लोगों की है कि हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है। आप देख सकते हैं सबसे सेंसिटिव चीजें हम लोग साइकिल पे हमने लेके जा रहे हैं, साइकिल पे लिए हमने, बैलगाड़ी का उपयोग किया, लेकिन वो करके दिखा, और अनबिलीवेबल ऐसी चीजों में करके दिखाया। और वैसे ही काम करेंगे हम बायोकोल में। हमारी तहसील यूनिक है। आपके तहसील में अगर आप सोचोगे ना कि ऐसा ट्रक आएगा, नेपर का अपने आप कटेगा और वो सब दुआ है, जो आप वीडियो देखते हो, वैसे अपने गांव की परिस्थिति नहीं है। हमारे गांव ऐसे है, छोटे छोटे हो सकते हैं, पहाड़ी हो सकते हैं, वहां जो मशीनरी आज आप टीवी पे देखते हो, वीडियो पे देखते हो, वो शायद नहीं एप्लीकेबल होंगे। हमें काम करना है वो कि किस तरह से हमारे किसान वो नेपियर घास काटेंगे, कौन सा मशीन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन करके फैक्ट्री तक लेके आएंगे, कितना खर्चा लगेगा। और इसमें जो चीज हम लोग बेच रहे हैं, देखो आप एक बायोकोल के बारे में भी समझिए, जो चीज हम लोग बेच रहे हैं वो चीज का जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, वो थिन मार्जिन में हम लोग काम करने वाले हैं। अगर यही इसी नेपियर घास से अगर हम लोग सीएनजी तैयार करके बेचते थे, तो सीएनजी तो अभी 100 तक गया है, 80 से 100 के बीच में सीएनजी है। उसको छोड़ के हम लोग उसका बायोकोल अगर तैयार कर रहे हैं तो बहुत थिन मार्जिन में कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इसका इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा वहां तहसील में, तो पता चलेगा। लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो ताकि सबको पैसे मिले। तो इकोनॉमिक्स किसी को देना नहीं, वो हमें काम करना है वहां। हम लोग क्यों किसी को इकोनॉमिक्स दे, हम लोग थोड़ी किसी से पैसे ले रहे हैं। अगर बैंक से पैसे ले रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक्स देना ठीक है, हम किसी से पैसे नहीं ले रहे। इस देश में हम लोग किस तरह से हमारे इस एमकोल तैयार करेंगे, वैसे उस क्वालिटी का तैयार करेंगे जो चाहिए कस्टमर को, वो हम अपने तरीके से उसको करेंगे। दोस्तों एमकोल जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली बायोकोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने वाला है। सिस्टमैटिकली प्रोसेस, रॉ मटेरियल तैयार किया जाएगा, नेपियर घास से उसको उगाया जाएगा, उसको लिया जाएगा, और उसकी तरह से ऐसे कोल का निर्माण किया जाएगा जो इस कोल को रिप्लेस करे। और क्या आपको पता है कि इसकी मार्केट कितनी है? तो आज की तारीख में जहां इस कोल के खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन चालू है, पूरी दुनिया बोल रही है कि कोल को हटाओ, कोल को हटाओ, कोल नहीं चाहिए हमें, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, फिर भी इस कोल आज की तारीख में ये 8,000 मिलियन टन साल का इतना कोल दुनिया में बेचा जा रहा है। ये हुआ मार्केट। लेकिन दोस्तों मार्केट इतना नहीं है। जो कोल हम लोग तैयार कर रहे हैं ये प्रीमियम कोल है, ये वो नहीं है जो धुआं करने वाला, जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाला कोल। ये दुनिया को बचाने वाला कोल हम लोग तैयार करने वाले हैं। इसलिए जब हम लोग ये कोल बेचेंगे ना, इसको प्रीमियम कोल करके बेचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चित्र मैंने आपके सामने जो रखा है अभी, ये चित्र कौन सा है? तो ये चित्र जर्मनी का है। जर्मनी में एक पावर प्लांट है, उसका एक चित्र है। अभी ये जर्मनी जो हमेशा इस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इसके जंग में हमेशा आगे होता है, ये जर्मनी है कि जिसको सबसे पहला झटका ग्लोबल वार्मिंग का लगा।
और उसके वजह से क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई, जो हमेशा आगे रहता है। उस जर्मनी ने अभी अपने पावर प्लांट, जो पावर प्लांट उसने बंद किए थे कोयले के, उसको फिर से चालू किया। फिर से उसने कोयला, जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें कोयला डाला और इलेक्ट्रिसिटी बीज का निर्माण किया, कर रहा है। और ये उसके पिक्चर्स है, ये उसके पिक्चर्स है। क्यों किया जर्मनी ने ऐसा? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ये रशिया जर्मनी को नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा था, जो अभी बंद हुआ। और इसकी वजह से जर्मनी को फिर से कोयले की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि देश में जरूरी है ना ये ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता आज की तारीख में। तो सोचिए, हम जो कोयला तैयार करेंगे दोस्तों, इस कोयला, इस सिर्फ इसका मार्केट इतना नहीं है, 8,000 मिलियन टन। आज दो लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि आप इतने स्केल में इतना बड़ा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो ये सभी लोग हमसे खरीदेंगे, और ये असली मार्केट है। और जब ये मार्केट आएगा, जब बिजनेस आएगा, तभी थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में भी सोचिए दोस्तों। ये कंपटीशन है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि हम लोग ऐसे ही करेंगे? कितना ही बड़ा सॉल्यूशन अगर हम लोग लेके जाए तो ऐसे ही करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे। ये युद्ध है, युद्ध। अभी हम सिर्फ 10% बायोमास से शुरुआत करें सभी जगह में, सभी तहसील में, सभी ग्राम पंचायती में। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें 10 हेक्टेयर से शुरुआत करनी है, यानी 25 हेक्टेयर से शुरुआत करनी है, और आगे 100 हेक्टेयर तक जाना है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य, अगर आपको याद है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, आपका, हमारा सबका लक्ष्य है कि हमें अपने तहसील में 3,000 करोड़ का 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है। अभी 3,000 करोड़ का रेवेन्यू का मतलब यह है कि हमें हर तहसील में 3,000 करोड़ का माल तैयार करके उसको बेचना है। ये जब हम हर तहसील में करेंगे, तब जाके हम अपनी अर्थव्यवस्था को वहां तक लेके जाएंगे जहां हमें जाना है दोस्तों। लेकिन अगर आप इकोनॉमी ये देखेंगे, नंबर्स, 10 हेक्टेयर का छोड़िए, 100 हेक्टेयर, अगर आपने हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में 100 हेक्टेयर जो हमें करना है वो भी किया, तो हर ग्राम पंचायत में 5 करोड़ बनता है रेवेन्यू। 5 करोड़ आप किसानों को तैयार करके दे रहे हो, और आपके तहसील में अगर 40 ग्राम पंचायत है तो वो बन जाते हैं 200 करोड़। तो आपके तहसील का जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया वो कितना हुआ? 200 करोड़। अगर उस नेपियर ग्रास के साथ हम लोग सीएनजी तैयार कर रहे हैं या कुछ भी प्रोसेसिंग कर तैयार कर रहे हैं, ऐसा समझिए उस 200 करोड़ के हमने 500 करोड़ बनाए, तो भी कितना होता है रेवेन्यू? 500 करोड़ का। जाना किधर है? 3,000 करोड़ तक। तब ये जब काम करना है, हम तो शुरुआत करें आज सिर्फ 10% से, लेकिन इस 10% में भी हम लोग किसानों को 50 लाख का हर ग्राम पंचायत में हम रेवेन्यू जनरेट करके देने वाले हैं। वो 50 लाख जिसमें फिर 5 लाख हमारे एमवीपी जो ओनर है, उद्योजक, उनको मिलने वाला, आपको भी मिलने वाले। ये 10% में आपको भी बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। आई मीन फैक्ट्री के बिना आप सभी को इस 10% पे, और जब 100 हेक्टेयर पे जाएंगे तब सिर्फ इसकी वजह से आपको 2 करोड़ रुपए साल के मिलने वाले हैं दोस्तों। जब एक काम आप करने लगेंगे ना, जब हम लोग करने लगेंगे, तो ये कंपटीशन है ही नहीं। ये जब इतने नंबर्स हम लोग बोल रहे हैं, ये सब इतना कोल निर्माण करने की बात हम लोग कर रहे हैं, ये युद्ध है, युद्ध। युद्ध के जैसे इसको करना पड़ेगा। लोग सामने वाले कुछ भी कर सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं है, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं जब तक आपकी कंपनी बंद ना हो जाए, क्योंकि ये वो बिजनेस है। तो क्या करेंगे? तो और दोस्तों किस तरीके से काम करेंगे मैं आपको बोलता हूं। किसानों की बात जब आती है, गांव की बात आती है, किस तरह से काम करेंगे बताइए मुझे। ये यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी, चाइनीज, जापानीज कंपनी, ये जो ऑयल एंड गैस में काम कर रही है, वो क्या वो वहां आएंगे और हमारे इस गांव में जाके हिंदी हिंदी में बात करेंगे, गुजराती में बात करेंगे क्या? वो नहीं बात करेंगे, वो नहीं, वो काम करेंगे। कौन काम करेगा? आपके ही गांव वाले, आपके ही तहसील के लोग काम करेंगे उनके लिए, वो उनकी मदद करेंगे ये सब करने के लिए। ये कंपटीशन में, इस वॉर में, कैसे अंग्रेजों ने, ये छोटे से अंग्रेजों ने पूरे करोड़ों लोगों को कंट्रोल किया 400 साल तक। अंग्रेज आके बात कर रहे थे लोगों से? नहीं, ये हमारे ही लोग थे ना जो जो उनको हेल्प कर रहे थे, और जिनके वजह से लोगों ने, ये अंग्रेजों ने पूरे देश को इस तरीके से किया। तो अभी भी जब कंपटीशन की शुरुआत होगी, तब हमारे यहाँ के ही लोग, आजू बाजू के लोग
आपको उस जो बाहर की कंपनी है उनको मदद करेंगे, सब फुल मदद करेंगे। और आज भी वो हो रहा है। आज भी कोई भी मेट्रो, अगर कोई बड़ा शहर है, उसके आजू बाजू जमीन देखिए आप, किसानों के हाथ में जरा भी जमीन नहीं। कोई भी ऐसी चीज जहां जो जो कुछ फायदे की है, किसानों के हाथ में वो जमीन नहीं है। किसान बेच के चले गए। किसने बेचा? किसानों ने नहीं बेचा। आज भी वहां बेचते कौन है? वही किसानों के बीच में, उनके गांव में, उनके तहसील में रहने वाले उनके एजेंट्स। एजेंट किसके लिए काम करते हैं? तो बाहर की कोई कंपनी आती है उनके लिए काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं? तो ये जो किसान होते हैं ना, ये किसानों के साथ ये जो लोग ऐसी बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जैसे उनके लड़के हो, वो उनके पिताजी है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, घर में जाएंगे, ऐसा कर सब कुछ करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक आप वो रजिस्ट्री में नहीं आते, अब तक आपका अंगूठा नहीं देते, आपका दस्तखत नहीं करते। एक बार आपने वो दस्तखत की, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, खेत बेचा, तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इस तरीके से काम आज हो रहा है, आज भी हो रहा है, बहुत बार हो रहा है। आई मीन बहुत जगह पे हो रहा है। और इसी तरीके से ये लोग काम करेंगे। तो कैसे कैसे हम लोग इनको बचाएंगे? कैसे ये पूरा कॉम्पिटिशन, ये हमारे घर के लोग से लेके ये बाहर का इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, कैसे हम लोग इसको करेंगे? और हम देखो, हम कितना भी बड़ा जहाज बनाए, एक भी होल, एक भी छिद्र अगर आपने छोड़ा ना, तो पूरा जहाज डूब सकता है। और ये हम होने नहीं देंगे। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, 100% एमवीपी और 100% सैटरडे सेशन। हर ग्राम पंचायत के ऊपर हमारे ये जो शिलेदार है, ये उद्योजक है, ये वॉरियर है, वो खड़े होने चाहिए, जो हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और वो कमिटमेंट दिखनी चाहिए वो सैटरडे सेशन से। दोस्तों, ये सभी जो प्रॉब्लम है ना, सभी 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 प्रॉब्लम, ये इस उद्योजक, ये इस ग्राम पंचायत लेवल के जो उद्योजक है, उनसे सॉल्व होने वाले हैं। अभी ये एमवीपी को जो प्रमोट करना है, एक किसी प्रोडक्ट के जैसे प्रमोट करने जैसा नहीं है। यानी अगर किसी को आपके यहाँ ग्राम पंचायत में योग्य उद्योजकों का उनकी नियुक्ति करनी है, तो आपको उसके पास बार बार जाना नहीं है कन्विंस करने के लिए। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप ले लो, बिल्कुल नहीं। ये कुछ प्रोडक्ट नहीं जो हमें बेचना है। हम इसलिए तो हमने आपके सभी के जो अधिकार है वो निकाल दिए। आपको नहीं अभी नियुक्त करना है किसी। आपको सिर्फ लगता है कि आपके तहसील में, आपके गांव में अगर आपके जैसा कोई आदमी है, उद्योजक है, कोई महिला है जो इतनी कैपेबल है, उसको सिर्फ बोलना है कि जो हमारा एमसीएल का सेंट्रलाइज सेमिनार है उसको अटेंड करो, उसको अटेंड करने दीजिए, उसका एप्लीकेशन आने दीजिए, हम लोग उसका सिलेक्शन करेंगे, आपको नहीं करना है। तो वैसे एमवीपी होगा। आपको सिर्फ वो लोगों को ढूंढना है और सेमिनार को भेजना है, बस इतना ही काम करना है। लेकिन सबसे जरूरी क्या चीज है? वो है इफेक्टिव सैटरडे सेशन। दोस्तों, ये सैटरडे सेशन सब प्रॉब्लम की सबसे स्ट्रॉन्ग ऐसा सोल्यूशन है। क्या है सैटरडे सेशन? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, हर गुरुवार को हम मंदिर जाते हैं, पूजा आरती करते हैं। हर शुक्रवार को हम नमाज अदा करते हैं। हर रविवार को हम चर्च में जाते हैं मास के लिए। वैसे ही हर हफ्ते हमारे गांव के लिए आपको खड़ा होना है। हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, उसको सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए आपको हफ्ते में आपका सिर्फ आधे घंटे से लेके 1 घंटा तक आपको देना है। और उसको हम कहेंगे सैटरडे सेशन। अब ये सैटरडे सेशन यानी सैटरडे को ही करना है, शनिवार को ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी भी दिन कीजिए आप रविवार को कीजिए, सोमवार को कीजिए, मंगलवार को कीजिए, बुधवार को कीजिए, गुरुवार को कीजिए, शुक्रवार को कीजिए, शनिवार को कीजिए, कोई भी दिन, या कोई भी ऐसा दिन जहां जिस दिन पे आपके यहाँ मंडी होती है, वो आठवड़े का बाजार होता है, तो वहां लोगों को फ्री टाइम भी होता है, लोगों को छुट्टी होती है, ऐसा तो उस दिन ले सकते हैं आप। लेकिन एक एक जगह जो लोगों को पता हो, जो सार्वजनिक हो, ऐसी जगह पे समाज मंदिर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आपका खुद का ऑफिस भी हो सकता है वैसे, अगर आपके पास उतनी जगह है तो। लेकिन अच्छा होगा कि आप कोई ऐसी सार्वजनिक जगह ले और वहां हर हफ्ते उस दिन, उस समय आपको अपने गांव के लिए एक एक चीज लेके गांव को सामने रखनी। यह है सैटरडे सेशन। दोस्तों, सैटरडे सेशन का मतलब यही है कि हमें अपने गांव के लिए, तहसील के लिए, लोगों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए खड़ा होना है। एक बात आप समझ लीजिए, आई मीन ये मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं।
कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा जो हमारे गांव की कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम हो, सामाजिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ही खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हमारा अपना गांव अच्छा होगा। और इसी के लिए आपको एक पहल शुरू करनी है, और वो है इस सैटरडे सेशन। हर हफ्ते एक आधे घंटे से, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम आप लोगों को बोलिए। और इसमें क्या विषय होंगे, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये बिजनेस बिजनेस मत लीजिए आप। बिजनेस के बारे में मत लीजिए सैटरडे सेशन आप। क्या नेपर रास, क्या जय, वो ठीक है आप ले सकते हैं वैसे, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है हम ना। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कुछ बेचने के लिए ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी अपने गांव में जो भी प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है कि आपके गांव में वो तंबाकू गुटखा खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको लेके एक सेशन लीजिए। हो सकता है कि आपके गांव की जो नदी है, जो तालाब है, उसको लोग बहुत गंदा कर रहे हैं, उसको लेके एक सेशन लीजिए। आपके यहाँ कोई स्कूल है जो स्कूल की परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, कोई कुछ नहीं कर, उसको लेके एक सेशन लीजिए। ऐसे सेशन लीजिए, ऐसे विषय लीजिए जो विषय इस बिजनेस के लेके नहीं, गांव की जो जरूरत है उसके लेके है। और ये लेके आपको हर हफ्ते आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी जरूरत है वो लोगों के साथ कीजिए। कौन बोलेगा ये? स्पीकर। इनफैक्ट यहाँ जो बोलना है, जरूरी नहीं कि जैसे मैं हमेशा हर हफ्ते आता हूं, जरूरी नहीं आप ही बोलो हर हफ्ते। आप में से किसी कोई भी टीम मेंबर भी बोल सकता है। यानी आज अगर शाम नहीं, शाम बोले तो नेक्स्ट टाइम लवेश बोल सकते हैं, मंगेश बोल सकते हैं, कभी प्राची मैडम बोल सकती है। आपके यहाँ पे होंगे ना, कोई लवेश होगा, कोई मंगेश होगा, प्राची मैडम भी होगी। तो वैसे आपकी टीम का भी कोई भी एक सदस्य बोल सकता है उस विषय के ऊपर। लेकिन इसके अलावा उस गांव के अगर कोई शिक्षक हो, कोई डॉक्टर हो जो एक सब्जेक्ट में बोल सकता है, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो बोल सकता है, कोई भी ऐसा अच्छा आदमी जो आपको लगता है वो बोल सकता है। इनफैक्ट अगर 10वीं में किसी में कोई पहला आया स्कूल में, वो लड़का एक बोल सकता है आधे घंटे सैटरडे सेशन। कोई अपने आपके यहाँ का कोई लड़का, कोई यूथ अगर कोई अच्छी जगह पे इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, वो आके बोल सकते हैं। तो कोई भी ले सकता है सैटरडे सेशन, ये स्पीकर। लेकिन उस जगह पे, उस हफ्ते में, हर हफ्ते में, हर बुधवार को इस शाम को 5 बजे या सुबह 8 बजे जो कुछ है वो वहां होना चाहिए। अटेंडेंस की चिंता मत कीजिए आप। जब आप ये चालू करेंगे ना गांव में, तो हो सकता है कोई ना हो सकता है कि आपके साथ आपका जो जो साथी होता है बस एक ही आदमी हो। कोई चिंता मत करो आप। ये भी आप एक्सपेक्ट मत करो कि बस आज आज कोई नहीं रहा, पिछले कोई नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम कोई नहीं रहा, 4 5 6 7 8 10 सेशन हो गए, कोई नहीं आता है, ठीक है। आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करिए आप। बस आपको हमेशा उससे रहना चाहिए, जिस तरह से सूरज उगता है ना, तो बस उस तरह से आपका सैटरडे सेशन उस वक्त किसी भी सूरत में होना चाहिए। किसी वजह से आप वहां नहीं है तो आपका वो साथीदार कर लेगा, लेकिन वैसे होना चाहिए। सिर्फ एक चीज आपको करनी है, वो है प्रमोशन। आप ये सैटरडे सेशन कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, इसका प्रमोशन होना, लोगों को समझना कि आप इस चीज के लिए खड़े हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी अभी देखिए ग्राम पंचायत में 2 4 ऐसी जगह होगी कि जहां सारे लोग आते होंगे, देखते होंगे। कोई वो मंदिर होगा, कोई एक चौक होगा जो महत्वपूर्ण, या कोई ऐसी चीज होगी कि जहां मंडी होगी। तो एक जगह पे आप सिंपल ऐसा ब्लैक बोर्ड भी रख सकते हैं, एक बैनर का तैयार कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि इस हफ्ते का जो विषय है वो ये है। इसके साथ आप कहे 2 3 जगह पे आपको करने किए आपने, और इसके साथ आपको वो एक व्हाट्सएप मैसेज भी तैयार करना है जो हम लोग करते हैं। ये सभी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कितने दिन से, आपके सामने है सब, वही करना है आपको। मैंने जब पहला सेशन लिया था, जब ऐसा समझे कि मैंने जब पहला सेमिनार लिया था, मेरे सामने एक ही आदमी था, वो था लवेश, डॉक्टर लवेश जादव। दोस्तों सिर्फ आपको ये प्रमोशन, अगर आपको व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आते, उसका इनविटेशन तैयार करना नहीं आता, तो आप हमसे पूछिए, आप हमसे लीजिए और उस तरह से कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से आपको इस चीज का प्रमोशन करना है कि अगर आपके गांव का कोई आदमी वहां अमेरिका में है बैठा हुआ, तो उसको भी पता लगना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए कि कोई तो एक आदमी है जो हर हफ्ते आता है और मेरे गांव की तरक्की के लिए काम करता है, इनके लिए बात करता है। ये वहां तक जाना चाहिए और हर कोई उनको समझना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। और दोस्तों ये बहुत सारे एंगल से भी जरूरी है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो आपके गांव में जहां भी आप काम कर रहे हो, आप एमवीपी हो, आप काम कर रहे हो,
तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनको आप अच्छे नहीं लगते। श्याम घोलप अगर कुछ काम कर रहा है तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको श्याम घोलप अच्छा नहीं लगता, वो कुछ भी काम करेगा तो अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि मैं अपने गांव में जिसमें ये करना चाहता हूं तो 100 लोग मेरे सामने हैं जिनको मैं अच्छा नहीं लगता, जिनको मुझे नहीं चाहिए करके। अब एक केस स्टडी है हमारे यहाँ, एक तालुका है जिसके प्रमोटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे सब टीम है। वहां एक ही ग्राम पंचायत में प्रॉब्लम, वो एक ग्राम पंचायत में लोगों का, गांव वालों का एक ही कहना है कि वो एमवीपी का जो एंटरप्रेन्योर वो नहीं चाहिए। वहां के जो एमपीओ ओनर है उनसे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसीएल के बारे में कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो एक व्यक्ति है, उसके पीछे वो लगे हुए वो रहते हैं। दोस्तों मुझे बताइए कि ऐसा समझे कि 100 मेरे दुश्मन, कार वजह होगी वजह नहीं होगी, कुछ हुआ होगा नहीं होगा, ऐसा पकड़ के चलते, कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा है, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं हर हफ्ते गांव के कुछ भी चीज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, शिक्षण हो, हेल्थ हो, एनवायरमेंट, ये सब चीजों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हर हफ्ते बिना थके बिना उसमें ब्रेक ऐसा कुछ काम कर रहा हूं, तो वो जो आदमी जो मुझे आज हेट कर रहे हैं, उनके घर में भी उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है, उनके घर में भी उनका भाई बहन होगी जिनकी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी। और मैं जो कुछ कर रहा हूं, मैं भले ही मेरे वैयक्तिक निजी जीवन में शायद मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं अगर कुछ सिंसियरली काम अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कर रहा हूं, तो वो 100 लोग कब तक मुझे करेंगे, हेट करेंगे, आप मुझे बताइए। ये बहुत जबरदस्त ऐसी ऐसी टूल है कि ये सभी जो आपके हेटर्स, और ये हो सकता है जब आप इतने सारे लोगों के साथ कुछ करने की कोशिश करो तो हो सकता है ऐसे लोग आ सकते हैं और आएंगे, ऐसा पकड़ के चलिए आप। आने के बाद वो आप मत कीजिए, अभी से ये बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव ऐसा सॉल्यूशन है कि ये आगे होगा। दूसरी केस स्टडी ये है कि हमारे यहाँ अभी जो उद्योजक है उनको हम अगर कुछ काम, अभी एग्जीक्यूशन का काम है, अगर कोई काम है जो हम बोल रहे हैं कि ये काम आपको 5 लाख में करना है, वो जाते हैं मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद उनको पता चलता है कि ये तो 5 लाख में होता नहीं, ये तो 8 लाख में होता है, 10 लाख में होता है, ये कैसे 5 लाख में होगा। और आप एक दो जन को मिलके आते हैं और वो हमें बताते कि ऐसा ऐसा हुआ करके, तो आपको राइट वेंडर नहीं मिलते। दोस्तों आप कभी इन ये दमानी साहब की स्टोरी पढ़िए आप। राधा कृष्ण दमानी साहब ये डी मार्ट के ओनर है, फाउंडर है, जिन्होंने डी मार्ट की शुरुआत की। जिन्होंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की तब इनके जेब में 8,000 करोड़ रुपए थे, 8,000 करोड़। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले डिपार्टमेंटल स्टोर यानी पुराना ऐसा जो मॉल था उसको लिया भाड़े पे। आपके पास, हमारे पास अगर 8,000 करोड़ तो हम लोग शायद खरीद लेते, लेकिन भाड़े पे लिया 8,000 करोड़ होने के बावजूद। और 1.5 साल तक वो उस मार्ट में, उस मॉल में खुद सुबह जाते थे, शटर ओपन करते थे, पूरा दिन धंधा करते थे, यानी मैनेजर जैसे उन्होंने काम किया 1.5 साल तक। आप करेंगे, हम कोई करेगा 8,000 करोड़ अगर आपके पास है तो। अभी इसी इसी दौरान इस सेक्टर में कौन बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही थी, तो बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट, हजारों के आउटलेट थे, और इसके सामने ये इन्होंने ऐसी शुरुआत की। और फिर इन्होंने देखा कि कहां पैसे बचाए जा सकते हैं, कहां मैं पैसे बचाऊं, कैसे सस्ता से सस्ती चीज मैं लोगों को दूं, और ये उन्होंने सीखा जाके करके। तब ऐसी एक परिस्थिति हो गई कि जब इस बिग बाजार और रिलायंस स्मार्ट के 1,000 से भी ज्यादा स्टोर थे, डी मार्ट के सिर्फ 25 स्टोर थे। इनका रेवेन्यू ऑफकोर्स ज्यादा था, लेकिन प्रॉफिट किसका ज्यादा था, तो इस 25 स्टोर वाले डीमार्ट का प्रॉफिट। क्या आप सोच सकते हैं? आज भी आप आर्किटेक्ट के लिए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 0.5% आपको फीस देनी चाहिए, तो आप बोलते हैं आर्किटेक्ट तो 4% मांगते हैं। अरे कोई भी चीज अगर कंसेप्ट टू कमीशनिंग आपको लेके जानी है, यानी आपको इमारत का निर्माण करना है, आपको फाउंडेशन के बारे में सब देखना है, कौन सी जमीन है, सॉइल क्यू, सब सब करके उसकी ड्राइंग डिजाइनिंग तैयार करनी है, बीओक्यू मटेरियल तैयार करना है, और कौन सी कड़ी स्टील आप यूटिलाइज करेंगे, लोखंड क्या क्या करेंगे, ये सब करने के बाद ये पूरा ब्लूप्रिंट, बीओक्यू, डिजाइन, ड्राइंग, ये सब तैयार करने की और करा के लेने की जो फीस है वो 4% होती है। लेकिन जब पूरा आपको मिल रहा है रेडीमेड और आपको सिर्फ वो करना है, और सुपरविजन की जो फीस है वो किस तरह हम लोग 4% लेंगे। लेकिन ये दोनों चीज, यानी अच्छे वेंडर और आर्किटेक्ट, ये पाने के लिए कहा जाएंगे आप। हो सकता है कि आपके तहसील में वो वेंडर रहे ही ना,
नहीं है। हो सकता है कि आपके जो जो अच्छे जो आर्किटेक्ट है वो आपके तहसील में नहीं है, वो किसी मेट्रो में जाके किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप, कैसे मिला, कैसे लेंगे ऐसे लोगों को? दोस्तों इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है सैटरडे सेशन। आप एक जगह पे रह के सिर्फ लोगों को बताइए मैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए क्या कर रहा हूं। ये जो लोग है ना यहाँ वहां, जिनको समझ में आता है कि आप लोग क्या करते, वो आएंगे आपके पास। जो बोलेगा उनको जो हम लोग कर रहे हैं वो तो एक्चुअली सही है, वो वैसी सब कुछ चीजें आपको देंगे और कितने सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व होंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। और सिर्फ आर्किटेक्चर और वेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग हैं, परमिशन की प्रॉब्लम्स है, बाकी कुछ चीजें हैं जो करें। कई सारे लोग आएंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स आएंगे जो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग जो मिलकर कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है ये सैटरडे सेशन। और दोस्तों हमारी जो पूरी भूमि है, भारत देश है, वो एक संतों की भूमि है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये जो संत हुए ये सभी समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या लिखा, क्या बोला लोगों को, क्या किया अगर लोगों के लिए, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने पूरी जिंदगी भर आखिरी सांस तक लोगों के लिए काम किया। और वही सेशंस, वही सेमिनार, वही सब कुछ ले जो हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो चमत्कार का पता नहीं, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे लोग थे। अगर इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और आप जरा सोचिए कि क्या पोजीशन होगी आपकी। आप तहसील के प्रमुख हो, आप तहसील के प्रमुख हो, आपके अंदर इतने सारे ग्राम पंचायत है। हर हफ्ते अगर हर ग्राम पंचायत में सैटरडे सेशन हो रहा है, आपके लेवल पे तहसील का एक सैटरडे सेशन हो रहा है और पूरी दुनिया को पता चल रहा है, तो 1 2 3 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद क्या उनसे लेवल पे जाएंगे आप? क्या सोचा आपने कभी? 6 महीने के बाद एक चीज ऐसी नहीं होगी अपने तहसील में जो आपको कुछ भी ना होगी। 1 साल तक अगर आपने किया तो दोस्तों बिजनेस के बारे में कोई भी ऐसी चीज बाहर से कोई लाएगा और हमारे तहसील में बेच नहीं पाएगा। कोई भी चाइनीज की एक चीज, एक आइटम हमारे तहसील में लाके बेच नहीं सकता। कोई भी ऐसी चीज जो आज हमारे गांव में तैयार हो रही है अगर, और उसको अगर हम बेच रहे हैं तो कोई भी बाहर की कंपनी बेच नहीं सकती। ऐसी पोजीशन आपकी होगी। और सिर्फ ऐसा नहीं ना, आपके लोगों के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, आप अगर उनको पैसा कमा के दे रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो सोचिए आपकी क्या पोजीशन होगी, कहाँ होंगे आप। हर तहसील को हमें एक सुजलाम सुफलाम राज्य का निर्माण करना हम लोग बोल रहे हैं। तो इस सुजलाम सुफलाम राज्य का राजा कौन होगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे किसान होंगे। ऑफ कोर्स वो किसान होंगे, लेकिन इन किसानों का राजा बनाने वाले जो किंग मेकर है वो कौन होंगे? वो आप। क्या आपको पता है कि अगर आप, मैं जो बोल रहा हूँ ये करने के बाद, इस सिर्फ 6 महीने के बाद आपकी पोजीशन क्या होगी तहसील में? आप बोलिए। आप जरा सोचिए, आप कहाँ होंगे, कहाँ पे बिठा के रख देंगे लोग आपको, क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे, आप लोगों को पैसा कमा के दे रहे हैं। आप वो काम करने वाले जो लोगों को आपने वायदा किया, कहाँ होंगे आप? और दोस्तों यही मैं चाहता हूं, यही मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने तहसील के कर्ता धर्ता बने। आप अपने तहसील के सर्वोच्च लेवल पे जाए। कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस होना, वो सब आपके पूछे बिना बिल्कुल ना हो, ऐसे लेवल पे जाए। लोग आपको यहां 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 बिठा के रखे, लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, इस तरीके से आप बने, ऐसा मैं चाहता हूं। क्योंकि अगर आप वो आपने वो किया, आप वहां बन गए, तब हम अपने ग्राम, अपने इस तहसील में वो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार कर सकें। और वही करना है। और एक बार वो करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और उसके लिए जरूरी है आप किंग मेकर बनो। आप उस तहसील के सबसे सबसे प्रभावशाली, सबसे, और प्रभावशाली बनने के लिए, पावर बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम करो जो मैं आपको कह रहा हूं, और फिर देखिए क्या होता है। और दोस्तों मिलके फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाते, सुजलाम सुफलाम बनाते। धन्यवाद। थैंक यू।